Okay, welcome back to Learners Academy. Now the last topic of your chapter, equations reducible to a pair of linear equations in two variables. आप सोच रहे होंगे सारे मेथड हो गए, ग्राफिकल मेथड हो गया, अल्जेब्रिक मेथड हो गया, अल्जेब्रिक भी तीनों हो गए, वर्ड प्रॉब्लम हो गई, अब क्या रह गया? अब क्या रह गया ऐसा? तो अब ये रह गया, इसको देख लेते हैं क्या है। क्या टॉपिक का नाम है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब समझते हैं, ऐसी इक्वेशंस जो अभी तो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, पर उनको रिड्यूस करके उस फॉर्म में बनाया जा सकता हो, सीधे ही स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल से। सर ऐसी भी इक्वेशंस होती है क्या जो अभी तो नहीं है बट बनाई जा सकती हैं? तो सीधा ही आप देखो, एग्जांपल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये दो इक्वेशन दिख रही है आपको। इन शॉर्ट में आपको कह देता हूं कि ऐसी इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल पार्ट डिनोमिनेटर में दिखाई दे। ये है वो इक्वेशंस जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जो इस समय लीनियर इक्वेशंस नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन इनको उस फॉर्म में बनाया जा सकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x वेरिएबल न्यूमरेटर में रहता है, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो ये a1 जो है ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये b1 जो है ये भी फ्रैक्शनल हो सकता है, c1 भी हो सकता है, बट x और y तो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहते हैं। भाई अगर सपोज करो यहाँ x/2 होता तो a1 की वैल्यू 1/2 मानी जाती, लेकिन x तो न्यूमरेटर में रहता ना, यहाँ तो उल्टा कर दिया, 2/x कर दिया। अब अगर मैं इसको एक बार सपोज करो, इसको मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, इसको अगर मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या मैं कर पा रहा हूं क्या इसको इससे कंपेयर? ये अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल ही नहीं है, और जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल नहीं है वो लीनियर इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। चेक किया था ना अपन स्टार्टिंग में, एक एक्सरसाइज ही, चेक करके बताओ कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था, अगर कंपेयर हो रही थी तो वो स्टैंडर्ड वो लीनियर इक्वेशन है, नहीं हो रही थी तो वो नहीं है। अब इसको कैसे कंपेयर करोगे? 2/x को a1x से कैसे कंपेयर करूं? क्योंकि x मेरा न्यूमरेटर में, क्योंकि a1x का मतलब क्या है? a1x डिवाइडेड बाय 1, यही तो है। तो न्यूमरेटर में कौन है? x कौन है? न्यूमरेटर में, और यहाँ पे x जो है वो किसमें है? डिनोमिनेटर। तो अब इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब होता है कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है ऐसी फॉर्म में जैसे कि वो इस फॉर्म की दिखाई दे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि कैसे भी करके वेरिएबल पार्ट को डिनोमिनेटर से कहां पहुंचाना है? न्यूमरेटर में। ऐसे कुछ चेंजेस करने की, डिनोमिनेटर से वेरिएबल पार्ट कहां पहुंच जाए? न्यूमरेटर, और फिर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक जो भी मैंने कहा समझ में आया? एक और फैक्ट की बात करता हूं, पॉलिनोमियल्स में वो चीज बताई थी, फिर से रिपीट करता हूं। देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना, यही होता है इक्वेशन का मतलब। बोलो, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कंपेयर करना। अगर मैं यहां से इक्वल टू 13 हटा दूं तब ये मात्र एक पॉलिनोमियल रह जाता है। ये क्या रह जाता है? एक पॉलिनोमियल। या फिर मैं एलएचएस पार्ट हटा दूं तो 13 भी मात्र क्या है? एक पॉलिनोमियल। जैसे ही एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से कंपेयर हुआ तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। ये चीज हमने सीखी है। अच्छा जी, अब ये एक वैलिड इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन नहीं है बट इक्वेशन तो है ना, क्योंकि एक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल से कंपेयर हो रहा है। लेकिन एक चीज समझना, अगर मैं यहां से इक्वल टू 13 हटा दूं तो ये क्या बच गया अब? बट ये एक वैलिड पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। इट विल बी जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर की पहले एक्सरसाइज में सीखा था कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैलिड पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? अब 2/x, 2/x को पता है क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं, और 2 इंटू 1/x को पता है क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू एक्स की पावर -1। क्या लिख सकता हूं? x की पावर -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहां से चालू होते हैं? 0 1 2 3 4 5। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल पार्ट जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है उसकी, इसीलिए उसको वैलिड पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है। ये जब ऊपर पहुंचेगा तभी ये वैलिड पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है। बट ये जो बंदिश है भाई, वेरिएबल नीचे नहीं जाना चाहिए, ये बंदिश केवल पॉलिनोमियल में ही है।
जैसे ही इसको इक्वेशन का नाम दे दिया ना, तो ऐसे नहीं कह सकते कि सर वेरिएबल पार्ट नीचे तो ये वैलिड इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो ये वैलिड है, हाँ लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर फॉर्म से कंपेयर नहीं हो रही है, लेकिन इक्वेशन ये वैलिड है। पॉलिनोमियल ये वैलिड नहीं था। ये सारी बातें समझ में आई। अब कुल मिला के इक्वेशन ये वैलिड है, बट फिर भी लीनियर इक्वेशन नहीं है टू वेरिएबल वाली, तो अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। चेक करते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर बाकी कल करेंगे। फील मिल जाए बस। हाँ अच्छा ऐसे होता है, क्या कह रहे हो? इसके लिए कुछ नहीं लिखना, सीधा क्वेश्चन, बस आपने हेडिंग डाल दी ना। देख लो अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात रह गई हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, इसलिए मैं लिख लेता हूँ, क्या पता भूल जाऊं, कई बार भूल भी जाते हैं, कोई बात बतानी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो इसमें तो मेन वही है कि आप करना जानते हो। ना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसके बारे में लिखा जा सके, सीधे क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, चलो आ जाओ। आ गए? कहाँ आ गए? क्वेश्चन क्या है बताओ। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सुनो एक मिनट, इजी से स्टार्ट करूं मैं। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, फिर बाकी के उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये खुद भी मानता है कि अभी ये पेयर ऑफ देखो 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 क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, इसने कहा क्या लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इस समय ये लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में ही नहीं है, उससे कंपेरेबल ही नहीं है। अगर वो बाकी सारे एक्सरसाइज में वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर, इसमें क्या कह रहा है? इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करना है? बाय रिड्यूस करके उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले मैं इक्वेशंस लिखता हूं तसल्ली से। हियर द गिवन इक्वेशंस आर, हियर द गिवन इक्वेशंस आर 1 डिवाइडेड बाय क्या है? 2x। वेरिएबल डिनोमिनेटर में बैठा है तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 3y इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? 1/3x। अभी अभी वो भी बात करते हैं, सारे तरीके पहले आपसे ही मैं पूछूंगा, पहला मौका आपको ही दूंगा भी कैसे कन्वर्ट करोगे। एक बार लिख लो, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 या 13/6। इक्वेशंस लिख ली सबने? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस ओरिजिनली मुझे गिवन है बुक में। अब यश ने कहा और बाकी सारे बच्चों के माइंड में भी ये बात आ सकती है कि इसका एलसीएम लेके, इसको जैसे अपन डिनोमिनेटर में पहले आ रहा था 3, 2, 5 जो भी आ रहा था, उसको एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा रहे थे, तो क्यों ना इसका भी एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दे। तो लेट अस से 2x एंड 3y का हम एलसीएम लेते हैं। तो 2x एंड 3y का एलसीएम क्या आएगा? 6xy। 6xy, xy भी तो होगा, वो कहाँ जाएगा? 6xy। तो 6xy में एलसीएम लूंगा तो 6xy को 2x से डिवाइड कराएंगे, क्या बचेगा? 3y। और 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। 6xy को 3y से डिवाइड कराया तो क्या है? 2x। और 2x को फिर 1 से मल्टीप्लाई कराया 2x इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं 6xy को भी वहां पहुंचा दूंगा, तो 6xy यहां से हटके वहां चला जाएगा, तो 2 इंटू 6xy क्या हो जाएगा? 12xy। तो मैं मानता हूं कि यश आप वाले तरीके से ये वेरिएबल ऊपर तो पहुंच गया, देखो y न्यूमरेटर में, x न्यूमरेटर में तो पहुंच गया, लेकिन एक xy वाली टर्म निकल के आ गई, उसका क्या करूं? अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a1x आता है, b1y आता है, लेकिन फिर तीसरी टर्म कांस्टेंट आती है। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म, ये तो अगेन एक वेरिएबल टर्म है और एक स्पेशल टाइप की वेरिएबल टर्म है x इंटू वाई। 3 वेरिएबल हो गए, मतलब xy। तो अभी भी वो उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाई, एलसीएम लेने के बाद भी कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो अब क्या करें? तो इसके लिए अपने को कुछ अजम्पशंस करने होते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, एक टक नजर गाड़ के।
देखो मैं कंपेयर करूंगा इसकी एक्स वाली टर्म को इसकी एक्स वाली टर्म से, और मैं देखूंगा कि इसमें कॉमन पार्ट क्या है। तो इसमें एक्स का है। देखो जब भी आप सुनो, मेरी बात सुनो, जब भी आप कहते हो ना एक्स, जब भी आप कहते हो ना एक्स, तो वो बोलने से ही एक्स वो न्यूमरेटर में, तो क्या इसमें एक्स न्यूमरेटर में है? 1/x बोलो, क्या बोलोगे भाई? ये 1/x है, ये x नहीं है, क्योंकि x बोलने से तो वो न्यूमरेटर में सुनाई पड़ रहा है ना कि x। मैंने कहा x, ऑब्वियसली x यानी कि न्यूमरेटर में x। तो इसमें 1/x और इसमें भी 1/x, ये कॉमन पार्ट है। तो क्यों ना इस 1/x को कुछ ऐसा कोई तीसरी चीज मान लें, क्यों ना इस 1/x को कोई तीसरी चीज मान लें। और इधर देखो y वाली जो टर्म्स हैं उसमें 1/y एंड 1/y। मान लो यहाँ पे 3 होता तो फिर मैं पूरा 1/3y कॉमन मानता। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर कॉमन पार्ट पूरा क्या मानता? 1/3y 1/3y। लेकिन वहां पे 3 है, वहां पे 2 है, तो वो तो अनकॉमन चीज हो गई। तो मैं फिर मैं कॉमन चीज क्या मानूंगा? 1/y एंड 1/y। यहाँ तक क्लियर है? ये कॉमन पार्ट निकाल लोगे। एक बार कॉमन पार्ट निकल गया तो इस कॉमन पार्ट को कुछ अगली चीज मान लो। कैसे? लेट अस अज्यूम, मैं मान लेता हूं 1/x को एक तीसरा वेरिएबल a। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बुक में उसने a और b से डिनोट किया है, तो अभी अपन बुक के अकॉर्डिंग a और b मान लेते हैं। एंड जो दूसरा कॉमन पार्ट क्या था? क्या था? 1/y, उसको मान लेते हैं b। कोई डाउट यहां तक? बोलो कोई डाउट? 1/x को a और 1/y को b मान लिया, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो ना। ठीक है। सो द गिवन इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड टू, अब मेरी इक्वेशंस रिड्यूस हो रही हैं। देखो प्रोसेस में, द इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड टू, देखो पहली टर्म क्या है बोलो? 1/2x। इक्वेशन 1 लिख रहा हूं पहले मैं। पहली टर्म क्या है बोलो? चलो लिख लेता हूं एक बार। 1/2x प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या मैं 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है? क्या मैं 1/3y को 1/3 इंटू 1/y लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अरे 1/x को क्या माना आपने? a, तो ये तो 1/2 इंटू a हो गया। अरे 1/y को क्या माना आपने? b, तो ये तो 1/3 इंटू b हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 2। 1/2 इंटू a को आप a/2 लिखोगे, और 1/3 इंटू b को आप b/3 लिखोगे, इक्वल टू 2। ये लो आपके वेरिएबल वाले पार्ट ऊपर पहुंच गए। और एक बार जब वो ऊपर पहुंच गए तब तो दिक्कत ही नहीं है। अब आप ले लो 3 और 2 का एलसीएम, क्योंकि नीचे वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 एंड 2 का एलसीएम लूंगा तो 6 आ जाएगा। 6, 2 3 जा 6 होता है तो 3a, 3 2 जा 6 होता है तो 2b इक्वल टू 2। अब 6 को वहां पहुंचा दें तो इट विल बी लाइक 3a प्लस 2b इक्वल टू 2 6 जा, तो रिड्यूस होके एक नई इक्वेशन बन गई हमारे मतलब की, जिसे अपने को पसंद है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। मतलब 1 एंड 2 गिवन होगी, उससे 3 एंड 4 मैं बनाऊंगा। चलो अगली को जल्दी से अपने आप रिड्यूस करो। इक्वेशन नंबर 2 को रिड्यूस करके इक्वेशन 4 बनाओ जल्दी से, फिर बाकी का काम कल करते हैं। हाँ, अब तो क्या है, फिर लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का काम है बस। एंड इक्वेशन 2 बोलना क्या थी? इक्वेशन 2 ओरिजिनली 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो 1/3x को स्प्लिट करो 1/3 इंटू 1/x, 1/2y को स्प्लिट करो 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। तो 1/x को आपने a माना है तो 1/3 इंटू a, 1/y को आपने b माना है तो 1/2 इंटू b इक्वल टू 13/6 हो गई। तो ये हो गया a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेके इन 3 और 2 को भी खत्म कर सकते हैं, चाहो तो खत्म करना। ठीक है, 3 एंड 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 2a, 2 3 जा 6 3b इक्वल टू 13/6। वैसे तो 6 से 6 कट गया, पर चलो सिस्टमेटिकली चलें तो 2a प्लस 3b, ये 6 को वहां पहुंचाओ तो 13/6 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके कट जाएगा, वहां जाके कट जाएगा। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4।
2 तो थी ना, 2 से रिड्यूस होके 4th में कन्वर्ट हो गई। तो नाउ वी हैव, अब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी हाल फिलहाल के लिए उनको भूल जाओ, अब नई इक्वेशंस क्या बनी, इक्वेशन 3 और 4 क्या बनी बोलो, हो गया, पेपर वहीं छोड़ दो है ना, स्टेपलर हम कर देंगे। 3a + 2b = 12 इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 3, या फिर एक काम करो मुझे दे दो, ठीक है। इक्वेशन आज इवनिंग में आओगे 12th क्लास एनालिसिस के लिए, ठीक है, इवनिंग में ग्रुप चेक करते रहना है ना, आने से पहले बार ग्रुप चेक करना अगर कोई चेंजेस हो। हाँ, 3a + 2b = 12 एंड 2a + 3b = ये अब मेरा नया क्वेश्चन बन गया। क्या इस क्वेश्चन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो सब? करो बच्चों, फिर इन दो इक्वेशंस को चलो अब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी से भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, काफी टाइम जो रिवाइज भी नहीं हुआ, इस बहाने वो मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 3 से मैं एक ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। इक्वेशन 3 में मेरे पास है 3a + 2b = 12. So from here the value of 3a will be what? 12 minus 2b. So the value of a will be what? 12 minus 2b and 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 3 से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट होगी, याद है कि भूल गए? एक से निकालते हैं, एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of a क्या है, 12 minus 2b whole divided by 3. This is the value of a and we will substitute it into from equation 3 to equation 3 से equation 4 में substitute कर, तो we get equation 4 एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। equation 4 was 2a + 3b = 13. 2a + 3b = 13, उसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट मींस 2 × 12 minus 2b divided by 3, ये a की वैल्यू, बाकी चीजें सेम, + 3b = 13। यू कैन सी कि 2a था तो a की जगह मैंने ये वैल्यू 12 minus 2b whole divided by 3 सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी सब सेम। तो अब ये पूरी इक्वेशन b में चली गई है ना, b वेरिएबल में हो गई, विच इज इजीली सॉल्वेबल। 2 से 3 कट तो रहा नहीं है, तो 2 × 12 24, 2 × 2b 4b -4b होल डिवाइडेड बाय 3 + 3b = 13। 3 को एलसीएम ले लो एलएचएस पार्ट में, 3 को एलसीएम ले लेता हूँ, विल बी इक्वल टू 24 - 4b एज इट इज हो जाएगा, प्लस 3 × 3b 9b = 13। चलो 3 को उधर भेज देते हैं, 24 और देखो -4b + 9b सॉल्व करके क्या आ जाएगा, प्लस का 5b, तो 3 को उधर भेज दिया, 13 × 3 यानी कि 39। चलते हैं आगे, तो यहाँ से 5b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 को उधर भेज दो, 39 - 24, दैट मीन्स 5b की वैल्यू आ गई 39 - 24 यानी कि 15, तो b की वैल्यू आ गई फाइनली 15/5, दैट इज इक्वल टू 3। ये b की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में वापस पुट अप करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ पुटिंग b = 3 in equation 3rd, we get, भाई फर्स्ट एंड सेकंड तो ओरिजिनल थी ना, उसको तो अपन ने रिड्यूस करके 3 और 4 बना दिया, तो अब 3 और 4 में अपन सॉल्यूशन करने का काम 3 और 4 में कर रहे हैं, फिर 3 और 4 से जो वैल्यूज आएगी फिर उसको वापस फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में सोचेंगे। वी गेट, तो इक्वेशन 3 में a की क्या वैल्यू थी, इक्वेशन 3 में a की वैल्यू क्या थी चेक करते हैं। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू ये थी, इक्वेशन 3 से ही तो निकाली हमने a की वैल्यू, 12 - 2b होल डिवाइडेड बाय 3, 12 - 2b होल डिवाइडेड बाय 3। इसमें b की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 3 रखनी है, तो 12 - 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 12 - 2 3 = 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 12 - 6 is 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3।
तो 3 आ गई आपकी किसकी, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू बी। अच्छा ए और बी दोनों की वैल्यू 3 3 आई है, गलती तो नहीं करी, एक बार फिर से चेक करो। 12 3 2 3 6, अरे 2, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, हाउ सिली, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। ठीक है, सो अभी आप सॉल्यूशन निकालो ए कोमा बी की फॉर्म में, क्योंकि अभी आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो ए कोमा बी में। तो ए की वैल्यू क्या आई 2, यूनिक सॉल्यूशन निकला है 2, और बी की वैल्यू क्या है 3, 2,3। लेकिन हमारा फाइनल टारगेट ए कोमा बी नहीं था, ए और बी तो हमारे मन के सोचे हुए वेरिएबल्स थे। भाई आपने ए और बी क्यों सोचा, क्वेश्चन ने थोड़ा ना कहा, ये तो आपने अपने पर्पस अपने मकसद के लिए सॉल्व करने के लिए ए और बी सोचा। उसका आंसर तो एक्स और वाई में आना चाहिए, क्योंकि उसकी इक्वेशन एक्स और वाई के अंदर है। तो अगर हम एक्स और वाई को ए और बी में बदल सकते हैं, तो ए और बी को वापस एक्स और वाई में क्यों नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं भाई। जो रास्ता आपको कहीं लेके जाता है वही रास्ता वापस भी तो लाता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि वहीं छोड़ के आ जाता है। तो उसी रास्ते से वापस चलते हैं और एक्स और वाई पे पहुंचते हैं। नाउ देखो, हमने 1/x को a माना था एंड 1/y को b माना था, यही अजम्पशन थे शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। चेक करो, भूल गए तो लेट 1/x बी a, लेट 1/x बी a एंड 1/y बी। तो 1/x को हमने a माना था, 1/y को b माना था, कॉमन पार्ट देखकर। जरूरी नहीं है हमेशा 1/x को माने, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजों को मानना पड़ता है कॉमन पार्ट देखकर। तो इस क्वेश्चन में हमने 1/x को a माना था, 1/y को b माना था। तो इसमें a और b की वैल्यू आ चुकी है, उसको पुटअप कर दो और x और y की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आई थी 2 एंड b की वैल्यू क्या आई थी 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y। So from here the value of x will be 1/2 and from here the value of y will be 1/3. Is this clear? x की वैल्यू 1/2 and y की वैल्यू क्या हो गई 1/3 हो गई। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। Hence x, y इक्वल टू 1/2, 1/3। आपको अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों आ रही है, अरे एक्स और वाई डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों नहीं आ सकती, यही आपका फाइनल आंसर है। मैथ कर लेना पीछे से। एक और चीज समझो, देखो आपने 1/x को a माना, 1/x को a मानने का मतलब पता है क्या है, 1/x को a मानने का मतलब है कि x एंड a आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, x एंड a आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। 1/y को आपने b माना, दैट मींस y एंड b आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो x एंड a आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, y एंड, हमेशा आप ऐसा रेसिप्रोकल मानोगे ये नहीं कह रहा हूं, बट इस केस में आपने x एंड a को रेसिप्रोकल माना है, y एंड b को रेसिप्रोकल माना है, तो आंसर में भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आंसर आएंगे। अगर अगर a का आंसर 2 आया है तो x का आंसर 2 का रेसिप्रोकल यानी 1/2, अगर b का आंसर 3 आया है तो y का आंसर 3 का रेसिप्रोकल यानी 1/3। क्योंकि आपने x एंड y a और b की टर्म्स में ऐसे कन्वर्ट किया था, उसका रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट किया था भाई, a इक्वल टू x का रेसिप्रोकल, b इक्वल टू y का रेसिप्रोकल, तो अब आंसर में भी उनका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आप 1/x एंड 1/y मानते हो a और b को, जैसे इस क्वेश्चन में माना, उस क्वेश्चन में जो भी आपका a और b निकले एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल कर देना, वही आपके x और y होंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपने a की वैल्यू 1/x ना मान के कुछ और मानी है, तो फिर आंसर विल बी डिफरेंट। भाई a की वैल्यू 1/x मानी है, देन ओनली द रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/2 आंसर है। मान लो आपने 1/2x मानी है या कुछ और मानी है, तो फिर चेंजेस होंगे, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। तो कुल मिला के हेयर ऑन द आंसर इज x, y इक्वल टू 1/2, 1/3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में घर से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या होगा, 2/√x को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1/√x, और 3/y को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1/√y। 4/x को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 1/√x, और माइनस 9/√y को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 1/√y। तो देखो कॉमन पार्ट क्या है 1/√x, 1/√x, 1/√y, 1/√y। तो 1/√x को अब की बार मान लो a एंड 1/√y को अब की बार मान लो b। ये आप अजम्पशंस करो तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी 2 इंटू 1/√x। तो 1/√x की जगह तो a आ गया तो हो गई 2a, और 1/√y की जगह b आ गया तो 3 इंटू 1/√y का क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू RHS में क्या आ रहा है 2। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो 4/√x, तो 1/√x को आपने क्या माना a, तो इट इज 4a। फिर क्या है माइनस 9/√y को आपने लिखा 9 इंटू 1/√y, और 1/√y को आपने माना b, सो इट विल बी 9b इक्वल टू माइनस। ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों को अब की बार सॉल्व करो किसी भी मेथड से,
और ए और बी आएगा, और ए और बी को फिर वापस यहाँ पे पुट अप करो तो उससे एक्स एंड वाई निकल के आएगा। अब की बार रेसिप्रोकल नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ए को 1/x नहीं माना है। ए को 1/x मानते तो ए और एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं, यहाँ पे 1/√x माना है। तो अब की बार सीधे ऐसा नहीं कि ए का आंसर 2 आया है तो आपने 1/x का आंसर 1/2 कर दिया। अब की बार वो डायरेक्ट रेसिप्रोकल मत करना, अब की बार यहाँ पुट अप करना और एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक बार इसको घर से ट्राई करना, फिर बताना कितना हुआ कितना नहीं हुआ, फिर अपन कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।